नमस्कार। आज हम लोग करेंगे पाठ गलता लोहा का प्रश्न अभ्यास, पहले पाठ्य पुस्तक से और फिर इसके कुछ एक बोधात्मक प्रश्न आज हम लोग यहाँ पर करेंगे। सबसे पहला प्रश्न है कि कहानी के उस प्रसंग का उल्लेख करें जिसमें किताबों की विद्या और घन चलाने की विद्या का जिक्र आया है। जी हाँ, एक तरफ तो जो यहाँ पर लोहार का बेटा था और दूसरी तरफ जो है वो पुरोहित का बेटा था, तो उनका वर्णन किया गया है धनराम और मोहन का। तो देखिए कि जिस समय धनराम 13 का पहाड़ा नहीं सुना सका तो मास्टर त्रिलोक सिंह ने उसको ज़बान से चाबुक लगाया और कहा कि तेरे दिमाग में तो लोहा भरा है, रे विद्या का ताप कहाँ लगेगा इसमें, कि अर्थात तू तो जो है वही काम करेगा जो तेरे बुजुर्ग करते आए हैं। यह सच है कि किताबों की विद्या का ताप लगाने का जो सामर्थ्य था वो धनराम के पिता को की नहीं थी। उन्होंने बचपन में ही अपने पुत्र को धोखनी वो होती है जिससे ये फूंक मार के लोहे के अंदर आग जलाते हैं और सान लगाने के कामों में लगा दिया था। वे उसे धीरे धीरे हथौड़े से लेकर घन चलाने की विद्या सिखाने लगे थे। तो इस प्रकार इस प्रसंग में ये पता चलता है कि किताबों की विद्या और घन चलाने की विद्या का जो है जिक्र आया है। दूसरा प्रश्न है, धनराम मोहन को अपना प्रतिद्वंदी क्यों नहीं समझता था। तो देखिए, जो धनराम था उसके मन में नीची जाति के होने की बात बचपन से ही बिठा दी गई थी क्योंकि वो लोहार था और दूसरे मोहन कक्षा में सबसे होशियार था। इस कारण मास्टर जी ने उसे कक्षा का मॉनिटर बना दिया था। तीसरे, मास्टर जी कहते थे कि एक दिन मोहन बड़ा आदमी बनकर स्कूल और उनका नाम जो है वो ज़रूर रोशन करेगा और धनराम को भी जो है वो मोहन से बहुत ज़्यादा आशाएं थी। तो इन सभी कारणों से जो है वह मोहन को कभी भी अपना प्रतिद्वंदी नहीं समझता था। तीसरा प्रश्न, धनराम को मोहन के इस व्यवहार पर आश्चर्य होता है और क्यों। जी हाँ, जो किस बात पर, किस व्यवहार पर, कि मोहन जो है वो ब्राह्मण जाति का था। तो पहले जो ब्राह्मण जाति के लोग थे वो नीची जाति के लोगों के पास बैठना भी उचित नहीं समझते थे, लेकिन जब मोहन उसके पास दुकान पर काम करवाने गया तो वो उसके साथ ही वहाँ पर बैठ गया और इसे जो है ब्राह्मणों की मर्यादा के खिलाफ समझा जाता था। तो देखिए, मोहन जो था वो ब्राह्मण जाति का था और उस गांव में ब्राह्मण शिल्पकारों के यहाँ उठते बैठते नहीं थे। यहाँ तक कि उन्हें बैठने के लिए कहना भी उनकी मर्यादा के विरुद्ध समझा जाता था। मोहन धनराम की दुकान पर काम खत्म होने के बाद भी काफ़ी देर तक वहाँ बैठा रहा था और इस बात पर जो है वो धनराम को भी हैरानी हुई। उसे अधिक हैरानी तब हुई जब मोहन ने उसके हाथ से हथौड़ा लेकर लोहे पर नपी तुली चोटें मारी और धोखनी फूंकते हुए भट्टी में लोहे को गर्म किया और ठोक पीट कर उसे गोल रूप दे दिया। अर्थात वहाँ पर जो है उसने न केवल बैठने का काम किया शिल्पकार के साथ, बल्कि उसकी काम में मदद भी की और जो काम धनराम को करना चाहिए था वो मोहन ने बहुत ही सही तरीके से कर दिया। मोहन जो है वो पुरोहित खानदान का पुत्र होने के बाद भी निम्न जाति के काम कर रहा था और धनराम जो है वो शंकित दृष्टि से इधर उधर देखने लगा कि कहीं कोई उसे देख न ले। अगला प्रश्न है, मोहन के लखनऊ आने के बाद के समय को लेखक ने उसके जीवन का एक नया अध्याय क्यों कहा है। जी हाँ, जो इसको नया अध्याय इसलिए कहा है कि लखनऊ आने के बाद जो उसका जीवन था वो बंधी बंधाई लीक पर चलने लगा था। वह सुबह से शाम तक नौकरों की तरह काम करता था। उसके लिए जब वो अपने गांव से दूर आया तो लखनऊ में एकदम नया वातावरण था और काम के बोझ के कारण जो है वो मेधावी छात्र जो था उसे उसकी गिनती जो मेधावी छात्रों में होती थी उसकी प्रतिभा मानो सिमट कर रह गई थी, उसकी प्रतिभा कुंठित हो गई थी और उसके उज्जवल भविष्य की कल्पनाएं भी जो है मानो नष्ट हो गई। अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए उसे कारखानों और फैक्ट्रियों के जो है वो चक्कर लगाने पड़े और उसे कोई काम भी नहीं मिल सका। अर्थात उसके गांव का जो व्यक्ति उसे लखनऊ लेकर गया था उसने उसे अच्छे स्कूल में ना पढ़ा लिखा कर केवल और केवल एक घरेलू नौकर की हैसियत से ही रखा था अपने पास। अगला प्रश्न है, मास्टर त्रिलोक सिंह के किस कथन को लेखक ने जुबान के चाबुक कहा और क्यों। जी हाँ, जब धनराम
इसमें जिक्र आया है कहानी में कि जब धनराम तेरह का पहाड़ा नहीं सुना पाया तो क्या हुआ था। तो त्रिलोक सिंह ने उस पर व्यंग्य किया था और कहा था कि तेरे दिमाग में तो लोहा भरा है, विद्या का ताप कहाँ लगेगा इसमें। तो लेखक ने इन व्यंग्य वचनों को ज़बान के चाबुक कहा। लेखक ने जो ये व्यंग्य वचन अपनी ज़ुबान से कहा था, इसे ज़बान के चाबुक कहा है। और चमड़े की चाबुक शरीर पर चोट करती है, लेकिन ज़बान की चाबुक तो मन पर चोट करती है। यह चोट कभी ठीक नहीं होती। इस चोट के कारण धनराम आगे नहीं पढ़ पाया और वह पढ़ाई छोड़कर पुश्तैनी काम में ही लग गया। तो यहाँ पर जो है, जब उसने तेरह का पहाड़ा नहीं सुनाया तो कहीं ना कहीं मास्टर ने ये कहने का प्रयत्न किया कि पढ़ाई लिखाई तुम्हारे बस की बात नहीं है, तुम्हारे दिमाग में तो केवल और केवल लोहा ही भरा हुआ है। तो इसलिए जो है ये जो कटाक्ष किया गया है, इसे लेखक ने ज़ुबान का चाबुक कहा है। बिरादरी का यही सहारा होता है, किसने किससे कहा। यह वाक्य जो है वो मोहन के पिता वंशीधर ने बिरादरी के संपन्न युवक रमेश से कहा, जब वो उसके बेटे को कहता है कि तुम अपने बेटे को लखनऊ भेज दो और मैं उसे वहाँ पर अच्छे से पढ़ा लिखा दूंगा, इसकी ज़िंदगी संवर जाएगी। तो इस बात पर उन्होंने कहा कि अगर बिरादरी का कोई व्यक्ति बाहर गया हो तो उसका यही सहारा होता है। किस प्रसंग में कहा, जब वंशीधर ने मोहन की पढ़ाई के बारे में चिंता जताई कि तो रमेश ने उससे सहानुभूति जताई और उन्हें सुझाव दिया कि वे मोहन को उसके साथ ही लखनऊ भेज दें ताकि वह शहर में रहकर अच्छी तरह पढ़ लिख सके। किस आशय से कहा। यह कथन रमेश ने के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए कहा था कि बिरादरी के लोग ही एक दूसरे की मदद करते रहे हैं और करते हैं, तो इसलिए उन्होंने अपना आभार प्रकट करने के लिए ये कहा था। क्या कहानी में यह आशय स्पष्ट हुआ है। कहानी में देखिए ये आशय बिल्कुल स्पष्ट नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि रमेश ने वादा किया था कि मोहन जो है उसके साथ दूसरे शहर जाएगा, बड़े शहर में जाएगा तो वहाँ पर ढंग से पढ़ लिख लेगा, लेकिन उसने अपने वायदे को पूरा नहीं किया और उसने मोहन को जो है वो घरेलू नौकर की तरह रखा, घरेलू नौकर की तरह उससे काम करवाए और जो है बिल्कुल उसने मोहन को घरेलू नौकर से ज़्यादा नहीं समझा, उसे नौकर का दर्जा दिया। उसने व परिवार ने मोहन का खूब शोषण किया और प्रतिभाशाली विद्यार्थी का जो भविष्य है उन्होंने चौपट कर दिया। यानी कि न केवल मोहन का परिवार बल्कि नौकर की हैसियत से उसके आस पड़ोस वाले भी मोहन से काम करवाते थे और अंत में उसे बेरोजगार कर घर पर वापस भेज दिया। लेकिन अगर वो अपने यहाँ होता तो अपने पिता के पास रहकर वो कुछ ना कुछ ज़रूर करता, क्योंकि जाहिर सी बात है कि जो जितनी चिंता माता पिता को बच्चों के भविष्य की होती है इतनी शायद किसी और को कभी नहीं हो सकती। अगला प्रश्न है, उसकी आंखों में एक सृजक की चमक थी। कहानी का यह वाक्य किसके लिए कहा गया है। देखिए यह वाक्य जो है वो मोहन के लिए कहा गया है, क्योंकि वो कुछ ना कुछ जानना चाहता था जिज्ञासावश। दूसरा प्रश्न किस प्रसंग में कहा गया है। ये जब की बात है जब मोहन धनराम की दुकान पर हंसुए में धार लगवाने आता है और काम पूरा हो जाने के बाद भी वह वहीं बैठा रहता है। धनराम एक मोटी लोहे की छड़ को गर्म करके उसका गोल घेरा बनाने का जो है वो प्रयास कर रहा होता है, परंतु सफल नहीं हो पा रहा था और मोहन ने जो है वो अपनी जाति की परवाह न करके हथौड़े से नपी तुली चोट मारकर उसे सुघड़ गोल रूप का आकार दे दिया, उसे एक रूप दे दिया और अपने सधे हुए अभ्यस्त हाथों का कमाल के उपरांत उसकी आंखों में सृजक की एक चमक थी कि वो ये काम भी कर सकता है जो उसने कभी भी नहीं किया था। अगला प्रश्न ये इसी में ही यह पात्र विशेष के किन चारित्रिक पहलुओं को उजागर करता है। जी हाँ, ये मोहन के सबसे बड़े गुण, पहला गुण तो कि वो जाति निरपेक्ष व्यवहार करता था, उसे जानता था, तो ये उसका सबसे बड़ा गुण यहाँ लेखक के द्वारा बताया गया है। और वह पुरोहित का पुत्र होने के बाद भी अपने बाल सखा धनराम के ऑफर पर काम करता है और यह काम उसकी बेरोजगारी की दिशा को भी व्यक्त करता है कि वह अपने मित्र से काम न होता देख उसकी मदद के लिए हाथ बढ़ा देता है और काम जो है वो पूरा कर देता है। तो देखिए अब यहाँ पर पाठ से संबंधित कुछ एक इंटरनल प्रश्न, आंतरिक प्रश्नावली, जैसे बोधात्मक प्रश्नावली भी हम कह सकते हैं, इस तरीके के भी प्रश्न जो है हमसे
पूछ लिए जाते हैं। पहला प्रश्न हमने यहाँ पर कि गांव और शहर दोनों जगह पर चलने वाले मोहन के जीवन संघर्ष में क्या फ़र्क है। तो देखिए क्या फ़र्क है कि मोहन को तो गांव और शहर दोनों जगह का संघर्ष करना पड़ा। गांव में उसे परिस्थिति जन्य संघर्ष करना पड़ा, वह प्रतिभाशाली था, स्कूल में उसका सम्मान भी सबसे ज़्यादा था, परंतु उसे 4 मील दूर स्कूल जाना पड़ता था और उसे नदी भी पार करनी पड़ती थी। और एक बार बाढ़ की स्थिति में उसे दूसरे गांव में यजमान के घर रहना पड़ता था, घर में आर्थिक तंगी थी। और जब एक बार वो पानी के बीच में फंस गया तो उसके पिता को उसके भविष्य की चिंता सताने लगी। और दूसरी ओर जब वो लखनऊ जैसे बड़े शहर में गया तो वहाँ वह घरेलू नौकर का काम करता था और साधारण स्कूल के लिए भी उसे पढ़ने का समय नहीं दिया जाता था और इस कारण वह पिछड़ता गया और अंत में उसे जो है बेरोजगार बनाकर छोड़ दिया गया। तो इस प्रकार मोहन ने जो है वो गांव और शहर दोनों जगह पर चले जाने के बाद भी अपने जीवन में संघर्ष किया, लेकिन उसके बावजूद भी उसे सफलता नहीं मिल सकी। गलता लोहा कहानी का अंत एक खास तरीके से होता है। क्या इस कहानी का कोई अन्य अंत हो सकता है? देखिए, अंत से स्पष्ट नहीं होता कि मोहन ने लोहार का काम स्थायी तौर पर किया है या नहीं। कहानी में इस चीज़ का बिल्कुल भी वर्णन नहीं है। हाँ, इसका अन्य अंत एक तरीके से और भी हो सकता था कि शहर से लौटकर मोहन हाथ का काम कर सकता था और मोहन को बेरोजगार देखकर धनराम का व्यंग्य वचन कहना भी हो सकता था, क्योंकि जब उन मास्टर जी ने कहा था कि लोहा भरा है तुम्हारे दिमाग में तो विद्या का ताप कहाँ से लगेगा। और दूसरा, मोहन के माता पिता द्वारा रमेश से झगड़ा करना आदि। तो इस प्रकार के कार्य भी हो सकते थे, लेकिन यहाँ पर जो है कहानी के अंत में बिल्कुल भी लेखक ने ये स्पष्ट नहीं किया है कि मोहन ने लोहार का काम स्थायी रूप पर किया या नहीं किया, या उसके बाद कोई प्रतिक्रिया हुई या नहीं हुई। तो देखिए यहाँ पर मैं आप लोगों को थोड़ा सा ये अगला प्रश्न जो है इसी में, गलता लोहा कहानी का प्रतिपाद्य लिखिए। अब देखिए ये तो हर पाठ में आप लोगों से प्रतिपाद्य पूछा जा सकता है कि जो गलता लोहा कहानी है वो समाज के जातिगत विभाजन पर कई कोणों से टिप्पणी की गई है। यह कहानी लेखक के लेखन में अर्थ की गहराई को दर्शाती है। इस पूरी कहानी में लेखक ने कोई मुखर टिप्पणी तो नहीं की, लेकिन इसमें उन्होंने एक मेधावी लेकिन निर्धर ब्राह्मण युवक मोहन किन परिस्थितियों के चलते उस मनोदशा तक पहुंचता है जहां उसके लिए जातीय अभिमान बेमानी हो जाते हैं, इसका बखूबी वर्णन किया है। और सामाजिक विधि निषेधों को ताक पर रखकर धनराम लोहार के ऑफर पर बैठता ही नहीं, बल्कि उसके काम में भी अपनी कुशलता दिखाता है। और जो मोहन का व्यक्तिगत जातिगत आधार पर निर्मित झूठे भाईचारे की जगह मेहनत कशों के सच्चे भाईचारे से प्रस्तावित करना प्रतीत होता है। वो कहते हैं कि जो मेहनती लोग होते हैं वो अच्छे होते हैं, वो जाति के आधार पर जो है उनका भेदभाव नहीं करता, मानो लोहा गलकर नया आकार ले रहा हो। इस पूरी कहानी के माध्यम से लेखक ने ये बताने का प्रयास किया है कि मनुष्य की जो मेहनत होती है, जो उसकी सफलता होती है, वास्तव में वही उसकी पहचान होती है। जातिगत आधार पर मनुष्य की पहचान करना बिल्कुल ही गलत है। अगला प्रश्न है कि कहानी में चित्रित सामाजिक परिस्थितियां बताइए। जी हाँ, इस कहानी में जो है गांव के परंपरागत समाज का चित्रण किया गया है, जहां पर लोग जाति पाति को मानते थे और जो ब्राह्मण टोले के लोग हैं वो खुद को श्रेष्ठ समझते थे, बड़ा समझते थे, और वे शिल्पकार के टोले में उठते बैठते नहीं थे और केवल कामकाज के कारणों से ही शिल्पकारों के पास जाते थे, लेकिन वहाँ बैठते नहीं थे। सिर्फ वहाँ खड़े हुए बात बताई, काम करवाया और वापस आ जाते थे। और उनसे बैठने के लिए जो कहना भी है वो उनकी मर्यादा के विरुद्ध समझा जाता था, यानी कि शिल्पकार भी उन्हें बैठने को नहीं कहते थे। और मोहन जो है वो कुछ वर्ष शहर में रहा और बेरोजगारी की चोट से ही तो गांव में आकर वह इस व्यवस्था को चुनौती देता है। वो कहता है कि उसको पता था कि वास्तविकता जीवन की कुछ और ही है, और इसलिए मोहन जो है वो जाति पाति में विश्वास न रख करके न केवल शिल्पकार दोस्त के पास बैठता है, बल्कि उसके काम में भी हाथ बंटवाता है। अगला प्रश्न है, वंशीधर को धनराम के शब्द क्यों कचोटते रहे? वंशीधर को अपने पुत्र से बड़ी आशाएं थी। वे उसके अफसर बनकर आने के सपने देखते थे। और एक दिन धनराम ने उनसे मोहन के बारे में पूछा तो उन्होंने घास का एक तिनका तोड़कर दांत खोदते हुए बताया कि उसकी सेक्रेटरीट में नियुक्ति हो गई है और शीघ्र ही वह बड़े पद पर पहुंच जाएगा।
और धनराम ने उन्हें कहा कि मोहन लला बचपन से ही बड़े बुद्धिमान थे। ये शब्द जो है वंशीधर को कचोटते रहे, क्योंकि उन्हें मोहन की वास्तविक स्थिति का पता चल चुका था और लोगों से प्रशंसा सुनकर उन्हें दुख होता था कि जिस बच्चे को प्रारंभ से ही मेधावी कहा जाता था और ये कहते थे कि ये एक दिन ज़रूर कुछ ना कुछ करेगा, स्कूल का नाम रोशन करेगा, मास्टर त्रिलोक सिंह भी यही कहते थे, लेकिन बाद में जब उन्होंने देखा कि बेचारा मोहन तो है वो बेरोज़गार रह गया और वह आज के दिन कुछ भी काम धंधा नहीं करता, तो इस प्रकार जब धनराम ने उन्हें कहा कि ये तो पता ही था कि वो एक दिन ज़रूर बड़ा व्यक्ति बनेगा, तो ये शब्द सुनकर ये शब्द जो हैं वो वंशीधर को कचोटते रहे। धन्यवाद।